नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, कई लोग मुझसे मैसेज कर रहे थे कि मैम थोड़ा हमें यूटेट सीटेट जो भी टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हमें हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर वीडियोस बनाइए। तो मैंने उन लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए ये वीडियो बनाया है। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर थोड़ी सी भी मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। बस मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है, इंतज़ार रहता है कि आप मुझे कमेंट करिए किस टॉपिक को लेकर के आप लोग वीडियोस चाहते हैं। तो कुछ लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, मैं उसी के आधार पर इस वीडियो को बना रही हूँ। वरना मैं तो आजकल सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम कक्षा 9 की सारी क्लासेस पढ़ चुके हैं। पूरी दोनों किताबें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग, मैंने कहा ना, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीईटी हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, तो उसमें आप सबसे पहले एनसीईआरटी को महत्व दीजिए, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप एनसीईआरटी का सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ 10 प्रश्न लिए हैं। आप लोग बोर ना हो, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने सिर्फ 10-10 करके मैं शुरुआत करूँगी। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। वरना मैं शिक्षण अभिरुचि जो पेडागॉजी है उसे नहीं पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ। लेकिन हिंदी किस तरह के टीईटी में पूछी जाती है ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, ये पुराने पेपरों से मैंने उठाए हैं। देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहले आप उसका जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं ना, उनको आप ज़रूर उठाइए। उससे क्या होता है कि आपको बहुत हद तक ये पता चलता है कि किस प्रकार के आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर लिए हैं, आप देख भी सकते हैं। इसमें 137 सीरीज़ जो क्वेश्चन नंबर डला हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए हम शुरू करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा मैं थोड़ा अगर स्पीड से बोल रही हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं, रिपीट में पढ़ सकते हो। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, हम कहेंगे हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह, ये जो टीईटी सेकंड का एक पेपर था, मैंने उससे ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह। अब आपको क्या करना है, अब आप लोग, हम लोग क्या करते हैं कि बड़े ऑप्शन देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं और टाइम का हमारे पास बहुत शॉर्टेज होता है ना। तो हमें क्या करना है, फटाफट अपने दिमाग में क्वेश्चन तो हमें 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत टफ़ है, वो थोड़ा घुमा के ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन टफ़ नहीं है। आपको उसकी शब्दावली को समझने का प्रयास करना है। बहुत इजी, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना हमेशा वो उतना इजी होता है, बस हमें उसे समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो 2 से 3 बार आप उसे ज़रूर पढ़िए। देखो क्या कह रहे हैं कि कक्षा 8 का एक बच्चा है, उसे पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि, मतलब हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, पहला ऑप्शन। हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, दूसरा। तीसरा है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अब देखो, एक बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, हम जब हम 9 से 12वीं तक पढ़ाते हैं, 9 से बच्चे को व्याकरण का ज्ञान, मतलब हम ठीक ठाक एक लेवल का व्याकरण हम उसे पढ़ा लेते हैं। तो हिंदी भाषा की समस्त नियमावली नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8वीं में पढ़ रहा है तो हमें इतनी टफ चीज़ उसे एकदम से हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक, हिंदी भाषा की मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, नहीं। अगर सिंपल चीज़ें सीखता है या हमने उसे सिखाई हैं तो ठीक है, वरना हम बहुत ज़्यादा उस पर भी जोर नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमें वो ढूंढना है। ठीक,
फिर है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। चौथा भी देख लेते हैं, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। देखो, अगर कोई बच्चा सीख सकता है या उसको नॉलेज है या उसने प्रीवियस कक्षाओं में सीखा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें 4 ऑप्शनों में सबसे बेटर ऑप्शन का चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि विभिन्न संदर्भों में, अब जो देखो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विभिन्न संदर्भ जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे नियमावली भी आ जाती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी आ जाती हैं और तत्सम प्रधान प्रभावी भाषा भी आ जाती है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, हम उससे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। देखिए, इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चाहती तो मैं सिर्फ ये कह सकती थी आप पुराने पेपर उठा लीजिए और उनको सॉल्व कर, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपने कैसे अपने आंसर तक पहुँचना है, कैसे। अक्सर सीटेट में क्या होते हैं कि, या यूटेट सीटेट जो भी, अब तो सब में लंबे लंबे पैराग्राफ आते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है और हम क्या करते हैं कि उनको देखकर ही डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है, बस अपने आप को, अपने में धैर्य रखना है और मोटिवेट करना है वहाँ पर कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है, या मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए तो आप टीईटी दे रहे हैं, है ना, जाहिर सी बात है, आपने बीएड किया होगा, वहाँ पे आपने टीचिंग भी की होगी। तो वहाँ पर देखो, साथ ही साथ शेयर भी करते जाइए दोस्तों, और गुरु दक्षिणा के तौर पर बस सिर्फ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ही आपसे मांगती हूँ, प्लीज़ वो करना, उसमें कंजूसी मत करिएगा। ठीक है, चलिए फिर है, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। अब देखो, यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उनके प्रति सहानुभूति, सोचते हैं कि यार कोई बच्चा अगर दृष्टिबाधित है ना, कि वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है, आपकी कक्षा में ऐसा बच्चा है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ, हमारी उसके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप उसके प्रति सिंपैथी गेन करेंगे वहाँ पे क्लास में, तो उस बच्चे के अंदर हो सकता है नकारात्मक फीलिंग आ जाए कि मैं क्या हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं दृष्टिबाधित हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए टीचर्स मुझसे सिंपैथी रखते हैं, मुझसे सहानुभूति रखते हैं। तो बिल्कुल नहीं, किसी भी बच्चे को आपको इस तरह की फीलिंग्स नहीं दिलानी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। सहानुभूति तो आप बिल्कुल, हाँ ठीक है, आपने मन में आप उसके प्रति सहानुभूति रखिए, लेकिन उसको इस बात का महसूस होने न दीजिए कि आप उससे सिंपैथी रखते हैं। ठीक, उसके अंदर क्या आ सकती है, नकारात्मक भावनाएं आ सकती हैं। ठीक, तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा। देखो, किसी भी तरह के, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा है, चाहे वो विकलांग है या कुछ किसी भी तरह का वो अगर हैंडीकैप है, तो आप उसको, उसके प्रति सहानुभूति तो बिल्कुल, हाँ, मन में सहानुभूति रखिए, लेकिन उसके सामने आप उसको कभी भी ये प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा है, उससे उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तीसरा पढ़ लेते हैं, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ, अगर दृष्टिबाधित है तो इसका मतलब उसके लिए कुछ अलग करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होगा, उसके मन में एक भाव पैदा होगा कि मुझसे क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। अब कम अगर मान लो कोई बच्चा विकलांग है या दृष्टिबाधित है, तो हम उसको बिल्कुल बिठा देंगे कि नहीं, तू विकलांग है, तू नहीं कर सकता, तो इस कोने में हमने उसको बिठा दिया, तो यहाँ पर भी उसके मन में क्या होगी, एक नेगेटिविटी का संचार हो सकता है। तो इसलिए हम उससे कम गतिविधियां भी, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी बराबर का जो भी गतिविधियां सामान्य बच्चे कर रहे हैं, हम उसको भी उसी तरह की गतिविधियों में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। हम कोशिश करेंगे कि सामान्य बच्चों की तरह वो भी पढ़ सके, वो भी हर एक्टिविटी कर सके, हालांकि चाहे हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा, हमें उसके मतलब उसके उपयोग की चीज़ें हम उसे दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया, इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एक आइडिया आ रहा है कि कैसे आप अपने आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है बताइए। ऑप्शन आप अपने स्तर से भी लगा सकते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता,
समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। देखिए, हिंदी भाषा सीखना और सिखाना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें चारों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसे ढूंढना है। तो पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, ठीक है, एक लेवल तक हम कह सकते हैं कि हाँ पाठ्य पुस्तक भी होनी चाहिए, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमें वो देखना है ना, अनिवार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किताबें ज़रूरी नहीं है, हम किसी और चीज़ से भी हम पढ़ लिख सकते हैं, है ना, किताबें ही ज़रूरी नहीं है। समृद्ध भाषा परिवेश, इसके बाद भी देख लेते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है हमें ऑप्शन। हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, नहीं, लिखित परीक्षा ज़रूरी नहीं है भाषा सीखने सिखाने के लिए, ये तो बात की चीज़ है ना, हमें सबसे अनिवार्य चीज़ ढूंढनी है। भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, ठीक है, हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा ये भी ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या है, समृद्ध भाषा परिवेश। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा मान लो जब पैदा होता है तो क्या कुछ टाइम बाद वो बोलना शुरू करता है, 8 महीने 1 साल इस तरह से, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। तो क्या होता है कि हम क्या उसको सीधे किताबें दे देते हैं? बिल्कुल नहीं दे देते हैं। क्या हम उसको लिखित परीक्षा कराते हैं? नहीं कराते हैं। क्या हम उसे दृश्य श्रव्य सामग्री पकड़ा देंगे या समझा देंगे तो क्या वो एकदम से समझ पाएगा? नहीं। सबसे पहले क्या होता है, वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है चीज़ों को, ठीक है। अब उसकी माँ क्या बोल रही है, उसका भाई क्या बोल रहा है, उसके पिता या अन्य परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, वो उनको सीखता है, सुनता है और फिर उनको उच्चारण करने का प्रयास करता है। तो इसी तरह से उसका क्या होता है, भाषाई परिवेश डेवलप होता है, ठीक। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या होना है, परिवेश, पर्यावरण, इन्वायरमेंट हमारा वैसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले, अच्छा ये क्वेश्चन शायद हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। अब उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, मान लो मतलब उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8वीं तक के, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, व्याकरण के समस्त नियमों को कंठस्थ करना भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। मतलब हम उन्हें क्यों सिखाते हैं भाषा, क्या उद्देश्य है उसका। तो क्या व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ कराना इसका उद्देश्य है? मुझे नहीं लगता, है ना। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, नहीं, हम किसी बच्चे 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे को हम क्या कहेंगे कि वो गद्य पद्य की रचना करे? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, ऑप्शन कट जाएगा, ठीक। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, बिल्कुल नहीं। एक छोटे से स्तर का बच्चा है, हम उसको हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इतना विशाल चीज़ है, बड़ी बड़ी कक्षाओं के बच्चों को समझने में टफनेस आती है, तो वहाँ पे हम तो छोटे स्तर पे नहीं सिखा सकते इतना, है ना। छोटी मोटी विधाओं का हम उन्हें नॉलेज करा सकते हैं। फिर चौथा है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो क्या कह रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य क्या है कि हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति, यानी कि कैसे हम एक भाषा को नियमों में बांध सकते हैं। भाषा के नियम क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, इस तरह से बच्चा सीखता है। और कैसे अगर हम आगे पीछे करके शब्दों को उसके पास दे देंगे तो वो निरर्थक वाक्य बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले अक्षर का महत्व समझाएंगे, फिर शब्द का, फिर वाक्य का, फिर पद का, इस तरह से। तो क्या होगा, पैराग्राफ, फिर इस तरह से हम उसको एक नियमबद्ध प्रकृति की क्या कराएंगे, उसको पहचान कराएंगे, उसका विश्लेषण कराएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। अब हिंदी के पाठ में अन्य भाषाओं के शब्द अगर आ जाते हैं तो उसका अर्थ क्या है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। अब आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं, अगर हिंदी का पाठ हम पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई अन्य भाषा के शब्द हैं मान लो, ठीक है, होते हैं, ठीक। पाठ का लेखक हिंदी, इसका अर्थ क्या है, क्या पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता इसलिए उन्होंने उसमें पाठ में अन्य शब्द डाल दिए हैं? हो सकता है उसे अन्य भाषा का भी नॉलेज ना हो जिसके शब्द उसमें डले हुए हैं, ये तो मुझे भी नहीं लगता, है ना। पाठ समाज में बहुभाषी स्वरूप की पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। देखते हैं, थोड़ा सही लग रहा है।
पाठ कठिन और अस्पष्ट है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कोई लोकल शब्दावली का प्रयोग, क्योंकि पाठ को सरलता प्रदान करने के लिए हो सकता है उसने क्या किया है, वहाँ पे अन्य भाषाओं के शब्दों को वहाँ डाल दिया है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि पाठ कठिन और अस्पष्ट है। ठीक, विद्यार्थियों की को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, यानी कि हिंदी है, उसमें मान लो उर्दू के शब्द भी हैं, और चाहे अंग्रेजी के हों, किसी की भी हम कह सकते हैं, किसी अन्य भाषा के शब्दों को अगर, या कोई लोकल हमारी बोली है, ठीक है, उसके शब्द अगर उसमें आए हुए हैं, तो हम क्या समझते हैं इससे कि उसमें क्या है, विविध परिवेश को उसमें उस विविध परिवेश की क्या हुई है, सहज प्रस्तुति हुई है, यानी कि बच्चे को अलग अलग समाज के बारे में वहाँ पे सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। अब इसका आंसर देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ के, फिर अपना ऑप्शन को पढ़ के, और फिर उसके बाद अपना आंसर लगाते जाइए। देखते हैं आपको कितना आता है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर, वही 6 से 8वीं के पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने के का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो ए तो बिल्कुल कट जाएगा, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, ये तो नहीं लग रहा है ना। क्या कह रहे हैं, पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री का, ठीक है, कि अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, ये भी नहीं है। ठीक है, और पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना, ये भी नहीं है। ठीक है, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, हिंदी के अंदर अनुवाद सामग्री समझ रहे हो ना, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमने कई बार हम दो वो पढ़ते हैं, क्या पद पढ़ लेते हैं, ब्रज भाषा में जो लिखे होते हैं अवधि में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तुलसीदास अवधि भाषा, सूरदास ब्रज भाषा, इस तरह के हम पढ़ते हैं ना। तो कुछ हो सकता है अन्य भाषा, मतलब खड़ी बोली में भी लिखा है, कहीं पर ब्रज भाषा के शब्द हैं, कहीं पर अवधि के शब्द हैं, अगर तो हम क्या समझने हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें अन्य भाषाओं का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉलेज हो रहा है, हम बच्चे को अन्य भाषाओं से भी परिचित करा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है हमारा, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। लेखन क्षमता की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता जहाँ पर बात आती है ना, तो सीधे सीधे देखो, अभिव्यक्त विचार, तो विचारों का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, हम उसके विचार को थोड़े ना जान रहे हैं, हम तो उसकी लेखन क्षमता को जांच रहे हैं ना। तो उसके विचार कैसे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है, लेखन क्षमता की। व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, ठीक है, अपने आप में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। बिल्कुल सही आंसर है अर्थपूर्ण, क्योंकि मान लो कोई बच्चा लिख रहा है, ठीक है, और उसने क्या किया है, मतलब उसके जो शब्दावली है वो बिल्कुल निरर्थक है, तो फिर फ़ायदा क्या है, जाहिर सी बात है कि उसमें व्याकरण के नियम नहीं होंगे। अगर उसने अर्थपूर्ण वाक्य और सही संदर्भ में लिखा है उसको, तो इसका मतलब इसके अंदर व्याकरण के नियम लगे हुए हैं, तो ये बी वाला इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। ठीक, लिखावट की सफाई सुंदरता, ये बात की बात है, अगर उसने अर्थपूर्ण तरीके से लिखा है तो लिखावट हम वो बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम अर्थपूर्ण देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में अभ्यास, तो अभ्यास की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी दृष्टि में, पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा सही होना चाहिए? बिल्कुल क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन 1 है वो सही इसमें हो जाए। किसी भी
चीज़ का अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई, हमें वो कंटेंट को समझना है ना, हमें समझने में मदद करते हैं। हम बार बार उस चीज़, जैसे एक बार पढ़ लिया हमें नहीं समझ में आया, हमने दोबारा उसको पढ़ा, फिर तिबारा पढ़ा, फिर बार बार हम अगर उसको रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि तार्किकता से तो नहीं है इसका सम्मान। ठीक है, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, ठीक है बताते हैं, लेकिन इतना नहीं कि जितना हमें उसको पहले समझने में मदद होगी, तभी हम उसको भाषा के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं नहीं, क्वेश्चन आंसर ये तो बात की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले वो हमें पाठ को समझने में मदद करता है, अभ्यास। इसीलिए हम आपको भी कहते हैं कि बार बार अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ही आपको वो चीज़ों को, जैसे मैंने कहा ना, आपको कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसको बार बार पढ़ें, इससे क्या होता है, अभ्यास होगा आपके। ठीक है, तो इसीलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। देखो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर डी सही होना चाहिए कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा। मान लो जैसे विज्ञान की पढ़ाई मैक्सिमम हम देखते हैं कि आगे छोटी कक्षाओं में तो हिंदी मीडियम में तो हिंदी में ही होती है, तो आगे लोग जैसे कॉलेज वगैरह इस स्तर पर इंग्लिश में ज़्यादातर साइंस की, जो क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल वर्ड ज़्यादा होते हैं इसलिए उनको इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को रखने का क्या उद्देश्य है कि हम क्या कर रहे हैं कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी के प्रयोग को बच्चे को समझा रहे हैं कि विज्ञान जो तकनीकी शब्दावली है उसको हम बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आयोग ने इसका आंसर ए माना है कि विज्ञान की भाषा को समझना, लेकिन मुझे इसका सबसे उपयुक्त जो आंसर लगता है वो है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना। ठीक है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न यहीं समाप्त हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, और आगामी जो आपकी परीक्षा है 30 सितंबर को यूटेट की भी परीक्षा होने जा रही है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर वहाँ पर इनसे हेल्प मिलेगी, इसी तरह के प्रश्न आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना है, बार बार प्रश्न को पढ़ना है, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके 30 में से पहले तो 30 आने चाहिए, नहीं तो 25 से 27-28 तो कहीं नहीं जाएंगे। और मैं आपको गुड लक कहना चाहती हूँ कि आपको अब परीक्षा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आऊँ या आपको करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ मैं हिंदी सीरीज़ पढ़ा ही रही हूँ, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।